वेलकम वंस अगेन इन द क्लास ऑफ फिजिक्स इन देसी मास्टर। मैं हूं रियाज अहमद और आज का जो टॉपिक है आपका वो है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर ठीक है बच्चों, जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि व्हाट इज सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन इज नथिंग, जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्किल पाथ पे घूमता है दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। यानी व्हेन an object moves in a circle या फिर सर्कुलर पाथ, इस मोशन को हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। ठीक है, उसके बाद हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से पहले हम ये जो सर्कुलर पाथ है या ये जो पाथ सर्किल है इसको हम जो है ना समझने की कोशिश करते हैं कि ये सर्किल पाथ बनता कैसे है। जैसे जरा गौर से देखिए इस फिगर को, ये आपको लग रहा होगा कि ये एक स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर। अगर मान लीजिए कोई बॉडी यहां पर है, इस पॉइंट ए पर यहां से चलना स्टार्ट करी बच्चों, बी पे आई, बी के बाद फिर इधर टर्न हो गई सी पे आई, सी के बाद इधर टर्न हो गई डी पे आई, फिर इधर टर्न हो गई ए पे आई। यानी इस तरीके से ये बॉडी मूव कर रही है। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि इसमें जो बॉडी का डायरेक्शन है वो 4 टाइम्स चेंज हो रहा है, 4 बार। बोलो, नहीं हो रहा। इस पाथ पे, ये सर्कुलर पाथ नहीं है, मैं सिर्फ आपको जो सर्कुलर पाथ है उस पे आने की कोशिश कर रहा हूं। तो इस स्क्वायर में 4 जगह उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अगर मान लीजिए इसी को मैं पेंटागन बता देता हूं, या हेक्सागोनल बना लेता हूं, मर्जी है आपकी। अगर पेंटागन होगा तो ये ऐसे करके हो जाएगा, ऐसे करके। तो यहां से स्टार्ट करूं ए से, तो ये इस डायरेक्शन में आई, बी पे आने के बाद फिर डायरेक्शन चेंज कर दिया, सी पे आने के बाद फिर डायरेक्शन चेंज कर दिया, डी पे आने के बाद फिर, और ई पर आने के बाद फिर डायरेक्शन चेंज कर दिया। यानी जब स्क्वायर था तो उसका डायरेक्शन 4 टाइम्स चेंज हो रहा था। जैसे ही मैंने इसको पेंटागन कर दिया तो इसका डायरेक्शन 5 टाइम्स चेंज हो रहा है। ठीक, अब मैं इसको हेक्सागोनल में कन्वर्ट करता हूं। ए बी सी डी ई एफ, देखो यहां डायरेक्शन ये है, फिर डायरेक्शन बदला, फिर बदला, फिर जैसे जैसे बॉडी मूव कर रही है हेक्सागन में तो उसका डायरेक्शन चेंज होता जा रहा है। यहां पर 6 टाइम्स। ठीक है, क्लियर। जब स्क्वायर था तो 4 टाइम्स उसने डायरेक्शन चेंज किया क्योंकि इसमें 4 वर्टेक्स है। जब पेंटागन था तो इसमें 5 टाइम्स उसने डायरेक्शन चेंज किया। जब ये हेक्सागोनल हो गया तो इसमें 6 टाइम्स। ऐसे ही हम सेप्टा पे आएंगे तो 7 टाइम्स, ऑक्टा पे आएंगे तो 8। ऐसे ही हम बढ़ते जा रहे हैं, यानी जितने वर्टेक्स आते जा रहे हैं उतना ही उसमें उसका डायरेक्शन चेंज होता जा रहा है। तो जरा बच्चों ध्यान देना, जब सर्किल आता है ऐसे करके, तो जरा ध्यान दीजिए, सर्किल में बच्चों ना हर स्पॉट पे डायरेक्शन चेंज होता है, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। यहां पर जैसे 5 था, स्क्वायर में 4 था, इसमें 5, 6, 7, 8, 9। सर्किल में वो चीज ना इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स होती है, यानी हर स्पॉट पर डायरेक्शन चेंज होता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई बॉडी ए पर है, ये पॉइंट ए पर, तो इसका डायरेक्शन जब निकालेंगे तो अगर बॉडी ऐसे करके मूव कर रही है, ऐसे करके, तो बॉडी के डायरेक्शन के साथ एक टेंजेंट डाल देंगे हम, तो ये इसका डायरेक्शन आ गया। मान लो कि अब हमें बी पॉइंट पर निकालना है, ये बी पॉइंट है, तो बी पॉइंट पे निकालेंगे तो ये डायरेक्शन हो गया। मान लो हमें इस पॉइंट पर निकालना है, तो इस पॉइंट पर निकालेंगे तो यहां से टेंजेंट डालना होगा। ऐसे करके हम हर स्पॉट पे उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो सर्कुलर पाथ जो बनेगा वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलकर बनेगा, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलकर जब सर्किल बनता है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन भी चेंज होगा उस सर्कुलर पाथ पे। यानी सर्कुलर पाथ पे हर पॉइंट पर उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है।
तो सर्कुलर मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्किल या सर्कुलर पाथ, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अब समझाता हूं आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। तो इसी में जोड़ देते हैं यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब हो गया स्पीड का कांस्टेंट होना। याद रखिएगा, स्पीड वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं, वेलोसिटी का नहीं कर रहा। स्पीड का कांस्टेंट होना। अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है यानी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है तो वह मोशन कहलाएगा सर्कुलर मोशन और सर्कुलर पाथ पे। तो जरा देखिएगा बच्चों, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कुलर विद कांस्टेंट स्पीड, विद कांस्टेंट स्पीड, ठीक। मान लो कोई बॉडी फिर ए पर है तो इसका डायरेक्शन चेंज हुआ, स्पीड कांस्टेंट है, सेम स्पीड है। जैसी बी पे आई या बी पर, ये भी चेंज है। सी पर निकालेंगे तो वो भी चेंज है, यहां पर निकालेंगे तो वो भी चेंज है। अगर इस तरीके से इसका डायरेक्शन है तो यहां पर निकालेंगे तो ये, यानी हर स्पॉट पे उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब वेलोसिटी है। वेलोसिटी तो चेंज हो रही है ना, क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द, मतलब वेलोसिटी को हम कह सकते हैं विद स्पेसिफाइड डायरेक्शन, चाहे वो कांस्टेंट स्पीड हो या नहीं हो, लेकिन अगर उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी बदल रही है। तो इस जब यूनिफॉर्म स्पीड से किसी सर्कुलर पाथ में कोई बॉडी मूव कर रही है तो इस तरीके के मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और ये एक्सीलरेटेड होता है। ये मोशन एक्सीलरेटेड मोशन होता है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन एट एवरी स्पॉट, यानी कंटिन्यूअसली इसका डायरेक्शन इस पाथ पर चेंज हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, क्योंकि इसमें एक्सीलरेशन पाया जाता है ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि जब कोई सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट स्पीड से भी, यानी स्पीड उसकी अगर 5 मीटर पर सेकेंड है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, उसके बावजूद भी उसका मोशन एक्सीलरेटेड मोशन है। वजह है सिर्फ उसकी वेलोसिटी का चेंज होना हर स्पॉट पर। तो एक सर्कल में घूमते हुए अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। क्लियर है? चलिए इसके एग्जांपल्स देखते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपको समझ में आ गया होगा। इसके एग्जांपल्स मैंने लिखे हुए हैं, एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। कभी ऐसे सोचिए जैसे आपने किसी धागे में कोई स्टोन बांधा हो, यानी कोई पत्थर बांधा हो, और बच्चों ने उसको ऐसे करके घुमाया हो आपने, तो घूमता है ना सर्कुलर पाथ पे। लेकिन वो जब सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो आपने ध्यान दिया है जो आपका हाथ होता है वो उसमें फोर्स प्रोड्यूस करता है तब घूमता है। तो यही चीज है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को प्रोड्यूस करने के लिए एक फोर्स की जरूरत होती है। याद रखिएगा मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को प्रोड्यूस करने के लिए हमेशा एक फोर्स की जरूरत होती है, और बच्चों उसी फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स यानी सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स है जो सर्कुलर मोशन को प्रोड्यूस कर रहा है। क्लियर? अब एग्जांपल देखिए, द मोशन ऑफ सैटेलाइट, ठीक, अराउंड द अर्थ इज एक्सीलरेटेड, यानी सर्कुलर ट्रैक पे कोई किसी भी प्रकार का मोशन होगा वो एक्सीलरेटेड होगा। मून अराउंड द अर्थ घूमता है, आप सभी जानते हैं, तो वो भी क्या है? एक एक्सीलरेटेड मोशन है। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन इज नॉट एक्सीलरेटेड। यूनिफॉर्म मतलब एक लीनियर ट्रैक पर ये हो गया ए से बी की तरफ जाते हुए। अब लीनियर मोशन, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन का मतलब स्पीड में कोई चेंज नहीं है, वेलोसिटी एक ही दिशा में है। तो इसमें क्या होगा कि चेंज इन वेलोसिटी जीरो है। जब चेंज इन वेलोसिटी जीरो है, क्योंकि स्पीड में कोई चेंज नहीं है, डायरेक्शन एक ही ट्रैक पर है, डायरेक्शन तो चेंज हो नहीं रहा, तो जो वेलोसिटी यहां पाई जाएगी वही वेलोसिटी यहां पाई जाएगी। तो a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। तो v उतना ही है जितना कि u है, तो v माइनस यू भी v अपॉन टी इक्वल्स टू 0। यानी जितनी वेलोसिटी a पॉइंट पर है उतनी वेलोसिटी b पॉइंट पर है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है। इसलिए यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट स्पीड। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, लीनियर का मतलब एक लाइन पर,
ठीक है, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन इज नॉट एक्सिलरेटेड। जबकि अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है तो वहां पर एक्सिलरेशन पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है कंटिन्यूअसली, इसलिए वहां एक्सिलरेशन पाया जाएगा। तो सर्कुलर मोशन पाया जाने वाला हर एक कोई भी एग्जांपल एक्सिलरेटेड मोशन होगा। उम्मीद करता हूं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन टॉपिक आपको समझ में आया जाएगा। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आज से मैं लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चंस एएमयू एंट्रेंस 11th में आए हुए स्टार्ट करूंगा 1 by 1 फ्रॉम द ईयर 2020। पिछले इस पे जितने भी एक्सप्लेनेशन है, जितने भी टॉपिक हैं, वो सब मैंने आपको बता दिए हैं, एक एक करके सारे टॉपिक्स आपको क्लियर कर दिए हैं। अब 1 by 1 हमने क्या करना है, इन सवालों को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहला सवाल जो है वो 2006 और 7 का है, जो कि मोशन से है। ठीक, 2006 और 2007 में जो मोशन से सवाल आया था वो है आपके सामने, ये देखिए। इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बगैर समझे आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। क्वेश्चन है द ब्रेक्स आर अप्लाइड, ब्रेक्स अप्लाइड हो रहा है। तो यहां से ये समझ, देखिए समझिए अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी, जब आप कोई गाड़ी चला रहे होते हैं और ब्रेक लगाते हैं ना, तो जो आपकी स्पीड उस वक्त होती है उससे कम होती है। नहीं आया समझ में? जिस वक्त भी आप ब्रेक लगाते हैं ना, ब्रेक लगाने पर होता क्या है कि जो इस वक्त स्पीड है और आफ्टर ब्रेकिंग स्पीड में निगेटिविटी आएगी, यानी कम होगी स्पीड। ठीक, द ब्रेक्स आर अप्लाइड टू अ मूविंग कार प्रोड्यूसिंग अ निगेटिव एक्सीलरेशन। निगेटिव एक्सीलरेशन क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? क्यों? क्योंकि वेलोसिटी घट रही है। क्लियर? तो यहां पर हम सॉल्यूशन में लिखते हैं a बराबर -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर बच्चों? उसके बाद क्या कह रहा है, एंड द कार स्टॉप्स। अगर कार स्टॉप्स हो रही है तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी उस वक्त 0 है। भाई कार स्टॉप हो गई तो फाइनल वेलोसिटी 0 है। यू हमको पता नहीं है, यू हमको पता नहीं है। क्लियर? स्टॉप आफ्टर 6 सेकेंड। तो ब्रेक लगाने के बाद जो गाड़ी रुकने का जो समय है, जो टाइम इंटरवल है, वो 6 सेकेंड। ठीक बच्चों? उसके बाद द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स, यानी ब्रेक लगाने के बाद उसने रुकने तक, जिस वक्त ब्रेक लगाए और जब तक रुकी उसके बीच में उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, यानी एस। ये आपको निकालना है। ऑप्शन आपके पास है 128 मीटर, 36 मीटर, 32 मीटर और 16 मीटर। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है, आपको कैलकुलेट करना है। तो बच्चों एस निकालना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालने के लिए मैं साइड में लिख लेता हूं, मेरे पास दो मोशन के इक्वेशंस हैं। एक है एस बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और दूसरा है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इन दोनों इक्वेशंस में s का इस्तेमाल हो रहा है। एक जगह सीधा सीधा s निकाला जा रहा है और दूसरी जगह s निकाला जा रहा है। मान लीजिए मैं इससे, क्योंकि ये छोटी इक्वेशन है, यहां से शुरुआत करता हूं। तो v मेरे पास है 0, u मेरे पास नहीं है, a मेरे पास है -2 और s भी नहीं है। यानी इस इक्वेशन में दो अननोन टर्म है। एक तो इस इक्वेशन में s अननोन टर्म हो गई और दूसरी इसमें u अननोन टर्म हो गई। अगर मैं पहली इक्वेशन में जाता हूं तो पहली इक्वेशन में भी s अननोन टर्म है और u अननोन टर्म है। एक चीज समझ में आई कि अगर आपको s निकालना है तो सबसे पहले u निकालना पड़ेगा। क्लियर? और जब u निकालना पड़ेगा तो अब एक और इक्वेशन बच रही है जो कि आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है, और वो है v बराबर u प्लस ए टी। इसका कहीं ना कहीं यूज होगा। हमारे सवाल के अकॉर्डिंग v बराबर कितना है 0, u हम जानते नहीं है, a हमारे पास कितना है -2 और t हमारे पास कितना है 6। ठीक, यहां से a की जगह -2 आ गया इंटू 6, तो u -12 0, तो u बराबर 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है? s निकालने के लिए अपने को u ही चाहिए था सबसे पहले। अब इस इक्वेशन में रख दो, तो v स्क्वायर की जगह यानी 0 का स्क्वायर, u की जगह 12 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह -2 और s की जगह तो s रह गई, तो ये हो गया 0, 12 144 -4s
तो 4s इक्वल्स टू 144, तो s बराबर 36 मीटर, क्योंकि हमारा सारी चीजें मीटर में है, ये देखो। तो इसका जो आंसर है वो 36 है, तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो 36 मीटर। 2006 और 7 का क्वेश्चन ये आया था, जिसको मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2007 और 8 में 2 सवाल पूछे गए, जबकि 2006 और 7 में 1 सवाल पूछा गया था। तो इसमें 2 सवालों में से पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह है कि एन ऑब्जेक्ट हैज अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यानी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, तो यानी ए लिख सकता हूं मैं, ए बराबर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक भैया। एट सर्टेन टाइम इट्स वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड, यानी सर्टेन टाइम, इनिशियल नहीं है, तो मैं v लिखूंगा इसको, v बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। व्हाट वाज इट्स वेलोसिटी 2 सेकेंड्स अर्लियर, तो इसमें मैं u कितना हो गया 0 मीटर पर सेकेंड, और ये जो वेलोसिटी है जो सर्टेन टाइम का है, उस सर्टेन टाइम को मैंने t मान लिया, जो मुझे नहीं पता है। तो आपको वेलोसिटी निकालनी है v एट t-2 पर, ये आपका क्वेश्चन है। आपको एक्सीलरेशन दे रखा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, सर्टेन टाइम कुछ नहीं दे रखा, मैंने अपनी तरफ से माना है कि वो t है। ठीक, उसकी सर्टेन टाइम पे वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है v, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया। फिर वो कह रहा है कि 2 सेकंड पहले, यानी ये जो टाइम है जहां पर 10 मीटर पर सेकंड थी, उससे 2 सेकंड पहले आप वेलोसिटी बताइए कि कितना होगा। क्लियर? तो मैं जानता हूं फॉर्मूला, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v बराबर u प्लस a इंटू टी। क्लियर? तो v बराबर कितना है 10, u बराबर 0, a बराबर 3, t बराबर t, तो यहां से t बराबर हो गया 10/3 सेकेंड्स। अब ये जो t आया है ना, इसमें से 2 सेकंड माइनस कर दो, वहां पर वेलोसिटी निकालना है। तो देखिए v t-2 पर, u दोबारा से 0, a दोबारा से 3, और t की जगह t-2 हो जाएगा, क्योंकि वो 2 सेकंड पहले मांग रहा है ना भैया। तो ये हो गया v t-2, u तो 0, 3 इंटू t की जगह अभी निकाला है 10/3 -2, बोलो बच्चों, t तो अभी निकाला है ना 10/3, तो v t-2 इक्वल्स टू 3 इंटू, यहां एलसीएम ले लो तो 3, 10 - 6, इस 3 से ये 3 गया, तो v t-2 इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड। यानी t टाइम पर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड थी, उससे 2 सेकंड पहले जो वेलोसिटी आई है वो 4 मीटर पर सेकंड है। देखते हैं हमारा ऑप्शन है कोई, जी ये नहीं है, ये नहीं है, ये आपका ऑप्शन है। यानी इस सवाल के लिए जो आपका आंसर होगा वो 4 मीटर पर सेकंड होगा। अब इसी साल जो दूसरा क्वेश्चन आया वो देखिए, दूसरा क्वेश्चन वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये, देखिए मीटर पर सेकंड ये हो गया, और इधर टाइम मैंने बताया था अपनी पुरानी वीडियो में कि ये टाइम रहेगी, तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। उसके बाद वो कह रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द रनर, आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्टेंस ट्रेवल्ड करने का मतलब है कि जो भी ग्राफ आ रहा है आपका, उसके एरिया को निकाल दीजिए आप, जितना भी एनक्लोज्ड एरिया है उस एरिया को निकाल दीजिए, तो आपका आंसर डिस्टेंस में आएगा। बस आपको एरिया पहचानना है, कहां से कहां तक कैसे। जैसे देखिए बच्चों, यहां से ए, ओ से ए तक दौड़ा है, फिर ये ए से बी, ये सी और ये डी। अब इसका एरिया निकालना है अपने को, तो देखो एरिया जो है ना ये बन रहा है, ये पहला बन गया 2 पे, और ये 10 पे, ये बन गया एरिया। यानी अगर मैं यहां से देखूं तो ये पहला पार्ट है, बोलो, ये दूसरा पार्ट है, और ये तीसरा पार्ट है, ये चौथा पार्ट है, ये पांचवा पार्ट। पहला ये ट्राइंगल का एरिया, इसको कुछ भी नाम दे दो, सी डी ई,
ये F, ये G, ये H। क्लियर बच्चों? तो 5 एरिया निकाल दीजिए, उनको आपस में जोड़ दीजिए, क्योंकि ये तो एनक्लोज्ड एरिया है, उनको जोड़ दीजिए। जो भी रिजल्ट आए वो इसमें से कोई एक होगा और वो डिस्टेंस के बराबर होगा। तो S बराबर सबसे पहला एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि पहला जो फिगर है वो ट्राइंगल का है, ट्राइंगल 1 मैंने शॉर्ट में नाम दे दिया है, बड़ा ज्यादा नहीं करना है। दूसरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, रेक्टेंगल, फिर रेक्टेंगल 2, फिर ये तीसरा ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 3, फिर ये दोबारा से रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 4, फिर दोबारा से एरिया ऑफ रेक्टेंगल 5। यानी ये 5 एरिया आपको निकालना है। तो ट्राइंगल का एरिया बच्चों आप सब जानते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट होता है, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल फिर हाफ बेस इंटू हाइट होता है, फिर L इंटू बी प्लस L इंटू बी। यानी इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे तो हाफ बेस इंटू हाइट, फिर इसका निकालेंगे तो L इंटू बी, फिर इस ट्राइंगल का निकालेंगे तो हाफ बेस इंटू हाइट, फिर इस चौथे नंबर पे निकालेंगे तो L इंटू बी, फिर 5वें पे निकालेंगे तो L इंटू बी। तो जरा देखना बेस कितना है, ये 0 से 2 तक है ना, तो हाफ बेस हो गया 2, कहां तक गया है ये 8 तक, तो 8 आ गया, प्लस L इंटू बी, L कितना है 2 से शुरू होकर 10 पे खत्म हो रहा है, यानी 10 माइनस 2 8, और ये कितना है फिर 8 प्लस हाफ। इस ट्राइंगल का बेस कितना है F से G तक, यानी 12 माइनस 10 यानी 2। हाइट कितना है इसका 4 तक गया है, 0 से लेके 4 तक, प्लस सॉरी हाफ, बेस ये है, हाइट ये है, तो ये 4 है, ये वाला पोर्शन ये, यानी यहां से और ऊपर तक 4, प्लस अब इस रेक्टेंगल का चौथे नंबर के रेक्टेंगल का निकालिए, तो 12 माइनस 10 2, और हाइट 4, प्लस इसका निकालिए तो 16 माइनस 12 यानी 4, और हाइट फिर 4 इसकी। इस सब को जोड़ दीजिए, 2 से 2 गया तो यहां 8 बचेगा, 8 8 64, प्लस ये फिर 2 से 2 कैंसिल तो 4 बचेगा, प्लस 2 4 8 और 16, तो 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 16 36, और 64 ये कुल मिला के आ गया 100, और ये डिस्टेंस के बराबर होता है, तो 100 मीटर देखते हैं, तो इसमें 100 मीटर ये रहा सॉरी। तो जो भी एरिया एनक्लोज्ड होगा डिस्टेंस निकालने के लिए उन सबके अलग अलग फिगर तोड़ के, क्योंकि मैं एक साथ नहीं निकाल सकता, तो जो जो फिगर बनता है क्या मैंने उसको अलग अलग वेरीफाई करता चला गया 1 2 3 4 5 से, और सबका अलग अलग एरिया निकाल के जोड़ दिया, तो इस पूरे का जो एनक्लोज्ड फिगर है इसका पूरे का एरिया आ गया, जो कि किसके बराबर होगा डिस्टेंस के। तो अब नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन ये है, 2008 और 9 में जो क्वेश्चन आया है वो आपकी स्क्रीन पर ये है, और इसको करने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को आपको रीड करना है बच्चों, याद रखना मेरी बात को। फाइंडिंग योर फ्रेंड, यानी आपको दोस्त से पता लगा, यू अप्लाइड द ब्रेक्स ऑन अ कार, यानी एक कार पे ब्रेक्स लगाया जाता है। ब्रेक्स लगाने से तुरंत समझ जाइए आपकी स्पीड डाउन हो रही है। स्पीड डाउन हो रही है मतलब वहां पर नेगेटिव एक्सीलरेशन का मामला जरूर आएगा। यू अप्लाइड द ब्रेक्स ऑन अ कार विच रिजल्टेड अ चेंज ऑफ स्पीड, जिसकी वजह से उसकी स्पीड में चेंज आया, यानी स्टार्टिंग में उसकी स्पीड थी u बराबर 100 किलोमीटर पर आवर, उस ब्रेक की वजह से उसकी स्पीड में चेंज आ गया, यानी v 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, यानी 1 मीटर की दूरी में, s बराबर 1 मीटर। तो वो ये कह रहा है हाउ मच इज द एक्सीलरेशन, तो उस वक्त एक्सीलरेशन क्या रहेगा। देखो एक चीज तो क्लियर हो गई, जो एक्सीलरेशन होगा वो नेगेटिव आएगा, इसका मतलब ये इसका आंसर नहीं होगा और ये इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव एक्सीलरेशन है, जबकि सवाल के हिसाब से हमारा एक्सीलरेशन कैसा आएगा नेगेटिव। तो अब इन दोनों में से कोई एक आंसर है। क्लियर? सॉल्यूशन आंसर क्योंकि किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में है, तो आपको किलोमीटर पर आवर को चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप अपना जो मीटर में डिस्टेंस दे रखा है ना सवाल में,
इसको चेंज कर दीजिए किलोमीटर में, और 1 मीटर को जैसे ही किलोमीटर में चेंज करूंगा तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, और उसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूं, क्योंकि ये सब 10 की रेस टू द पावर 6, तो मैंने भी 10 रेस की पावर में लिख दिया है, ना कि पॉइंट्स में। अगर ये आंसर पॉइंट्स में होता तो मैं भी कोशिश करता पॉइंट्स में ले जाने की, लेकिन अब मैंने इसको चेंज नहीं किया है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को देखिए, v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as, ये नॉर्मल होता है आपका, मैंने कोई साइन चेंज नहीं किया है, क्योंकि a इसी इक्वेशन ऑफ मोशन से नेगेटिव निकल के आएगा। v हमारे पास है, u हमारे पास है, a निकालना है, s हमारे पास है, इसलिए मैंने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल किया है। अगर मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करता तो t भी इन्वॉल्व हो जाता, जबकि इसमें t कहीं नहीं दे रखा है। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करता तो वो डिस्टेंस के लिए है ही नहीं, तो इसलिए मैंने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल किया है। v कितना है हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी 20, यानी 20 का स्क्वायर, बोलो बच्चों, अरे बोलो यार, इक्वल्स टू u कितना है 100, यानी 100 का स्क्वायर प्लस 2, a निकालना है, s कितना है 10 की पावर -3, 1 मीटर नहीं लगा सकता क्योंकि ये सारी वैल्यूज किलोमीटर की है, इसलिए 10 रेज़ टू द पावर -3 वाली वैल्यूज इसमें लगेगी। देखिए a को यही रखना है, बाकी सबको धीरे धीरे करके ला रहा हूं। 20 का स्क्वायर का मतलब हो गया 400, ठीक। 100 का स्क्वायर का मतलब मैं लिख सकता हूं 10 की पावर 4, लिख सकता हूं ना भाई, 4 जीरो का मतलब 10 की पावर 4 प्लस 2 इंटू 10 की पावर -3 इंटू a, इनको इधर लेके आ रहा हूं। देखो अब इसको फिर बदल के लिख रहा हूं, मुझे 10 की पावर 6 में आंसर है तो मैं इसी में कोशिश करूंगा लाने की, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर 2, इसी 400 को ऐसे भी लिख सकते हैं हम ना, इसको इधर ले आइए, -10 इंटू 10 की पावर 3, एक 10 बाहर निकाल लिया और 10 की पावर 3, क्लियर। क्योंकि आप जानते हैं कहीं पर x की पावर m इंटू एक्स की पावर n हो, मैथमेटिक्स में पढ़ रहे होंगे आप लोग, अगर बेस सेम हो और बीच में प्रोडक्ट का निशान हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, ठीक, पावर्स ऐड हो जाती हैं। जरा इसको देखना, बेस सेम नहीं है, बेस सेम है, यहां कितना पावर है 1, यहां कितना है 3, तो 3 + 1 10 की पावर 4, तो इसको ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, क्योंकि इक्वल्स टू से इधर ले आया तो 10 की पावर 4 माइनस में आ गई, और इधर 2 इंटू 10 की पावर -3 इंटू a। अब अगले स्टेप में मैं इसको इधर ला रहा हूं नीचे, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 -10 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 10 की पावर -3 इक्वल्स टू 2a। बोलो भैया इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? अब आप जानते होंगे ये मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट हैं कुछ, x की पावर m अपॉन x की पावर n, अगर मैं इस पावर को ऊपर ले जाऊंगा तो इसकी पावर निगेटिव हो जाएगी, ठीक। और अगर कहीं पर लिखा हो 1 अपॉन एक्स की पावर -n, इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये x की पावर n प्लस में हो जाएगी, यानी जैसे ही आप उसके डिवाइड को ऊपर और नीचे शिफ्ट करेंगे तो उसकी पावर्स के साइन में चेंज आ जाता है। अब जैसे ही मैं इसे ऊपर ले जाऊंगा बच्चों तो ये हो जाएगा 10 की पावर 3 पॉजिटिव, नीचे 10 की पावर -3 थी, ऊपर ले गया तो 10 की पावर 3, ब्रैकेट में 4 इंटू 10 की पावर 2 -10 इंटू 10 की पावर 3, दोनों से मल्टीप्लाई होगा बराबर 2a। जैसे इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये और ये दोनों बेस सेम है तो पावर से ऐड हो जाएंगी, ये हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर 5, बोलो, और ये हो जाएगा 10, ये वाला 10 तो एज इट इज आ गया, ये 10 की पावर 3, ये 10 की पावर 3, बेस सेम, पावर से ऐड, तो 3 + 3 6 इक्वल्स टू 2a। अब देखो यहां पर पावर 6 है, यहां पर 5 है, तो इस पावर्स को भी मैं 6 कर ले रहा हूं क्योंकि मेरा आंसर 6 पे है, तो जैसे ही इसे मैं 6 करूंगा ना तो ये 0.4 हो जाएगा बच्चों, 0.4। भाई यहां मतलब इसका मतलब ये होता है कि यहां पावर एक और बढ़ाना है ना आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा 4 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन 10,
यानी ऊपर जो 10 पढ़ाया है उसे 10 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, यानी ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करा तो वो ऊपर वाला 10 इसकी पावर में ऐड हो गया, और ये 4 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.4 हो जाएगा, यानी फाइनली आप 0.4 लिखेंगे और यहां लिखेंगे 10 की पावर 6 माइनस 10 इंटू 10 की पावर 6 इक्वल्स टू 2a। बोलो बच्चों, ठीक है। अब इस 2 को भी इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 0.4 इंटू 10 की पावर 6 माइनस 10 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन 2 इक्वल्स टू a। क्लियर? इस 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 0.2 आएगा बच्चों, इंटू 10 की पावर 6 माइनस इस 10 को डिवाइड करोगे तो 5 इंटू 10 की पावर 6 इक्वल्स टू a। 10 की पावर 6 को कॉमन निकाला तो बचा 0.2 माइनस 5 इक्वल्स टू a। अब माइनस भी कॉमन निकाल लो तो ये हो जाएगा माइनस 10 की पावर 6 और अंदर का साइन बदल जाएगा, -5 वाला प्लस का हो जाएगा और 0.2 जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। 5 माइनस 0.2 इक्वल्स टू a। 5 में से 0.2 घटाइए तो निकल के आएगा 4.8 इंटू 10 की पावर 6, वो भी माइनस साइन के साथ। देखना ये आंसर है कहीं पर, और क्योंकि एक्सीलरेशन है इसलिए किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। समझ में आया या नहीं आया? इस इक्वेशन को, ये बहुत बड़ा, मतलब मैंने एक एक स्टेप को एक्सप्लेन किया है, वरना ये 2-3 स्टेप में जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे ये 2-3 स्टेप में आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो जो आपका आंसर है वो ए। क्लियर? इसमें आपने आंसर को देखते हुए चले हैं, क्योंकि जो वैल्यूज है वो 100 किलोमीटर, अगर आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होता तो आपको ये वैल्यूज चेंज करनी पड़ती मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। ठीक, आज मैंने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करा दिया है आपको, और नियर अबाउट 4 to 5 ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस कराए हैं जो कि एंट्रेंस में आए हुए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं कल की वीडियो में डालूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो रही थी, तो आपको आने नेक्स्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस के लिए थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। और बाकी मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं अपनी दुगनी मेहनत के साथ आपको ये वीडियोस प्रोवाइड कराता रहूं। थैंक यू वेरी मच।